Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biochemistry, I am going to deliver my talk on inborn errors of metabolism. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज बायोकेमिस्ट्री की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में उपापचय के जन्मजात रोग इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म उस पे मैं अपना व्याख्यान डिलीवर करूंगा। अब चूंकि इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, क्योंकि जब सबसे पहले गैरोड नामक साइंटिस्ट ने इन बीमारियों की खोज की थी तो उन्होंने लगभग 160 बीमारियों का अपनी पुस्तक में जिक्र किया था, लेकिन वर्तमान में इन डिजीज की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान में बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में बहुत वेस्ट रिसर्च हुई है और उन रिसर्च की बेसिस पे वर्तमान में इन बीमारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इनको कंसेप्चुअल दृष्टि से विद्यार्थियों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसके मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कौन सी डिजीज हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की कौन सी डिजीज है, फैट मेटाबॉलिज्म की कौन सी डिजीज है, न्यूक्लिक एसिड की कौन सी मेटाबॉलिज्म है। तो अलग अलग जो फूड स्टफ्स है उनके मेटाबॉलिज्म पर आधारित ये मैंने अलग अलग छोटे छोटे वीडियो मैंने क्रिएट किए हैं और आज की इस श्रृंखला में ये पहला व्याख्यान है इनबॉर्न एरर्स का, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे फोकस रहेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द इनबॉर्न एरर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। गैरोड कॉइन्ड द टर्म इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले गैरोड नामक वैज्ञानिक ने 1908 में मेटाबॉलिज्म के इनबाउंड एरर से संबंधित शब्द का प्रतिपादन किया था। He also write a book entitled The Inborn Errors of Metabolism. इन्होंने एक पुस्तक का भी लेखन किया और उस पुस्तक का नाम भी था इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और गैरोड को इस महान कार्य के लिए, इस उपलब्धि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। It represents a group of metabolic diseases carried from one generation to next generation. ये ग्रुप विभिन्न उपापचय बीमारियों से रिलेटेड है और ये मेटाबॉलिक डिजीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रोपेगेट होती है, संचरित होती है, यानी ये वंशागत रोग है, एक तरह की हेरिडिटरी डिजीज है। हाँ, अब कोई भी हेरिडिटरी डिजीज होती है तो उसके लिए मेनली जो रेस्पॉन्सिबल है वो जेनिक स्ट्रक्चर्स होती है। अब अपने ह्यूमन के संदर्भ में देखें तो अपनी बॉडी में 30,000 जीन्स है और प्रत्येक जीन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा mRNA बनाता है। इस mRNA में ट्रांसलेशंस के द्वारा प्रोटीन्स बनते हैं और ये प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रकार के भी हो सकते हैं, फंक्शनल प्रकार के भी हो सकते हैं, एंजाइमेटिक प्रकार के भी हो सकते हैं। अब जीन में किसी भी तरह का म्यूटेशंस हो गया, वो म्यूटेशन चाहे डिलीशन के रूप में हो, चाहे डुप्लीकेशन के रूप में हो, चाहे इन्वर्जन के रूप में हो या और किसी तरीके से हो, क्योंकि हाँ ह्यूमन जीनोम है वो म्यूटेशंस के संपर्क में निरंतर आता रहता है और जीन में जब भी म्यूटेशंस होगा, ये म्यूटेशन चाहे एक न्यूक्लियोटाइड का ही हो, एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया या एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया या न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज होगी, इस जरा सी भी चेंजिंग का परिणाम क्या होगा, इस जीन से बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें नाइट्रोजन बेस की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाती है और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में जब चेंजिंग आती है तो इससे बनने वाले प्रोटीन्स में एमिनो एसिड का जो क्रम होता है, एमिनो एसिड की सीक्वेंस जो होती है वो भी परिवर्तित हो जाती है और किसी एक एमिनो अम्ल में, किसी प्रोटीन्स में या एंजाइम्स में एक भी एमिनो अम्ल यदि परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रोटीन की सभी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, फंक्शनल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती है। तो ये सिंपल एक फ्लो चार्ट के रूप में मैंने इस स्लाइड के माध्यम से एक्सप्लेन किया है
जैसे मान लीजिए किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, और इस जीन में म्यूटेशंस के कारण इससे बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए होता है, इसमें नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस भी चेंज हो जाती है। और एमआरएनए में जब नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस चेंज हो जाती है तो इससे बनने वाला जो भी प्रोटीन्स है या एंजाइम्स हैं, उसमें एमिनो एसिड की सीक्वेंस भी अल्टर हो जाती है। परिणाम क्या होगा? या तो प्रॉपर एंजाइम की फॉर्मेशंस नहीं होगी, या एंजाइम बनेगा तो एबनॉर्मल टाइप का होगा, विकृत प्रकार का होगा। और इस तरह के जो एबनॉर्मल एंजाइम जो बनते हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को संपादित नहीं करते हैं, और परिणाम क्या होगा? ये जो सबस्ट्रेट होता है ये अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब ये सबस्ट्रेट जो होता है ये या तो ब्लड में इसकी कंस्टिट्यूशन बढ़ जाएगी, या ये यूरिन के साथ बॉडी के बाहर निष्कासित होगा, या शरीर में इसका आवश्यकता से ज्यादा स्टोरेज हो जाता है। तो शरीर में फूड स्टफ का एक नियमित मात्रा में, एक कांस्टेंट क्वांटिटी में ही उनका डिपोजिशन होना चाहिए। यदि आवश्यकता से ज्यादा इन मॉलिक्यूल्स का शरीर के अंदर स्टोरेज हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो ये भी एक तरह की संग्राहक रोग की श्रेणी में आते हैं, एक तरह की स्टोरेज डिजीज के रूप में माने जाते हैं। अब इसके पीछे जो बेसिक जो अप्रोच है, ये अप्रोच जनरल एक्सपीरियंस पर आधारित है, और नॉर्मल लेमैन जो होता है वो भी डॉक्टर की सलाह से इन अप्रोचेस को काम में ले सकता है। जैसे इनटेक ऑफ सब्सटेंस मस्ट बी स्टॉप्ड। मान लो किसी आदमी को किसी फूड स्टफ से एलर्जी है या वो फूड स्टफ से प्रॉब्लम है, तो उस फूड स्टफ को भोजन के साथ नहीं लिया जाए। तो इस फूड स्टफ को नहीं लेने से वो बीमारी है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। जैसे यूज ऑफ मिल्क, मान लो किसी बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, या उस बच्चे मिल्क में उपस्थित जो शुगर है उसको प्रॉपर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या उसका शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थितियों में इन बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सेकेंड अप्रोच इसमें हो सकती है, सब्सटेंस कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटर साइड। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे थायरॉक्सिन इन क्रिटिनिज्म। अब क्रिटिनिज्म है एक तरह का ये बौनापन का रोग है। अब मान लो जिस व्यक्ति में, जिस बच्चे के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होने वाली उपापचय क्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों को थायरॉक्सिन हार्मोन के जो कैप्सूल्स है या उनकी जो ऑरल टेबलेट्स हैं उनको बाहर से दी जा सकती है। हाँ, एक अप्रोच इसमें हो सकती है, पेशेंट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी इंजुरी। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर हीमोफीलिया है। अब हीमोफीलिया जब भी होता है तो इसको ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं, और हीमोफीलिया के व्यक्ति में जब भी शरीर में कोई चोट लगती है खून का बहना प्रारंभ हो जाता है, और खून नॉर्मली जो खून होता है वो 5 से 7 मिनट के अंदर क्लोटिंग हो जाती है। लेकिन जिन व्यक्तियों में हीमोफीलिया होता है उनमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, और 10 से 15 मिनट तक क्लोटिंग यदि नहीं हो तो शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह जाएगा, और कई बार तो व्यक्ति की, बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट है, इनको अपने बॉडी के अंदर कोई चोट नहीं लगे, कोई इंजुरी नहीं लगे, उससे अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। एक अप्रोच इसमें है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट मस्ट बी इनहिबिटेड। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो जिनसे शरीर के अंदर अन्य उत्पाद आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में बने, तो उन पदार्थों का उपयोग है वो रोक देना चाहिए। जैसे यूज ऑफ एलोजेंथाइन इन गॉट। अब गॉट जो पेशेंट है ये एक तरह का गठिया रोग है। इसके अंदर यूरेट के क्रिस्टल्स बनते हैं, और ये यूरेट के क्रिस्टल हड्डियों की जो जॉइंट होते हैं उसके ऊपर ये एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं, या जिनकी डाइट में एनिमल प्रोडक्ट है, अंडे है, मीट है, मछलियां हैं, और शाकाहारी व्यक्तियों वाली दाल का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, यानी प्रोटीन रिच डाइट यदि वो बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर यूरेट की फॉर्मेशंस बहुत ज्यादा होती है, और ये यूरेट यूरिन के साथ तो निष्कासित होता ही होता है। इसके अलावा इनके क्रिस्टल जब बन जाते हैं तो ये हड्डियों के जॉइंट के ऊपर जमा हो जाते हैं, और एक तरह से ये गठिया टाइप की जो बीमारी होती है ये व्यक्तियों के अंदर डेवलप हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों में यूज ऑफ एलोजेंथाइन इन गॉट पेशेंट्स, ये जो टैक्टिस है ये अपनाई जा सकती है। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर मैरिज, और जब भी कोई
रिश्ता करने जा रहे हैं, कोई सगाई करने जा रहे हैं, तो इसमें जन्म पत्री मिलाने की बजाय अगली फैमिली का जो पेडिग्री एनालिसिस है वो बहुत मस्ट है, क्योंकि उस फैमिली में कोई आनुवंशिक डिजीज तो कोई नहीं है, या कोई हेरिडिटी बीमारी तो नहीं है, या लड़का या लड़की है उसके अंदर कोई इस तरह के मेटाबॉलिक एरर्स तो नहीं है। तो जेनेटिक काउंसलिंग है ये भी मैरिज से पहले बहुत जरूरी है। तो ये कुछ कॉमन अप्रोच है और इन अप्रोच को अपना के कुछ हद तक इन बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। ये जो इनबॉर्न एरर्स है इसको मैंने 4 मेन कैटेगरी में जैसे क्लासिफाई किया है। इनबॉर्न एरर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड इनबॉर्न एरर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इन सभी चारों पे मैं अलग अलग वीडियो आपसे मैं शेयर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो बना सकता हूं लेकिन वो फिर बहुत लंबा बनता है, क्योंकि इस वर्तमान में डिजीज है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और मैन डिजीज भी यदि आप कंपाइल करो तो कम से कम 60-70 स्लाइड का ये पावर पॉइंट तैयार होता है, और कम से कम इसको एक्सप्लेन करने में 1.5 घंटा लगती है। इसलिए मैंने इसके अलग अलग वीडियोस बनाए। कार्बोहाइड्रेट का अलग वीडियो है, लिपिड मेटाबॉलिज्म का अलग है, प्रोटीन का अलग है, न्यूक्लिक एसिड का अलग है, और आज के इस व्याख्यान में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो इनबॉर्न एरर्स है केवल उसी पे मैं बहुत ही शॉर्ट में मैं चर्चा करूंगा। सो इनबॉर्न एरर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो मुख्य बीमारियां हैं, मैंने सभी बीमारियां इसमें इंक्लूड नहीं करी है, केवल 5 कैटेगरी की जो डिजीज है मैंने इसमें कंपाइल की है। फर्स्ट इज ग्लाइकोसेमिया, सेकेंड इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है ये भी 6 तरह की जैसे इसकी सब टाइप्स हैं, जिसमें वॉन गिर्क डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, फॉर्ब्स डिजीज है, एंडरसन डिजीज है, मैकॉर्डल सिंड्रोम है और हर सिंड्रोम है। इसके अलावा पेंटोसूरिया, एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया और म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। तो मूलतः ये 5 मेन इनबॉर्न एरर्स है जो कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित है, और इसके लिए उत्तरदायी जो एंजाइम्स क्या हैं, इसके मेन लक्षण क्या है, उन सभी पे मैं जैसे डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट डिजीज इज ग्लैक्टोसेमिया। ग्लैक्टोसेमिया के लिए जो उत्तरदायी जो एंजाइम है, एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज ग्लैक्टोज फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी है, और ये जो एंजाइम जो होता है इट कन्वर्ट्स ग्लैक्टोज फर्स्ट फॉस्फेट टू यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज फर्स्ट फॉस्फेट को ये यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लैक्टोज के अंदर ये कन्वर्ट करता है। अब ये एंजाइम यदि नहीं हो या शरीर में इस एंजाइम की फॉर्मेशंस नहीं हो, उस केस के अंदर मनुष्य में 2 परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, एक तो ग्लैक्टोसेमिया और एक ग्लैक्टोसूरिया। ग्लैक्टोसेमिया का अर्थ क्या हुआ, इस कंडीशंस में ब्लड में इस ग्लैक्टोज फर्स्ट फॉस्फेट की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, ग्लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्लैक्टोसूरिया का अर्थ है कि यूरिन के अंदर इसके अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बॉडी में यूटिलाइज नहीं होते हैं, इसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है। उस केस में या तो ब्लड में इसकी अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, या यूरिन के साथ इनकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा इस तरह की परिस्थितियों में मनुष्यों के अंदर कैटरेक्ट्स का जो रोग है, आंखों की जो डिजीज है, वो इसमें डेवलप हो जाती है, और बच्चे मानसिक रूप से भी मंद हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड। और इससे बचने के लिए क्या होगा, अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो शुगर है ये मिल्क में पाई जाती है, इसलिए ऐसे बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। दूध के जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर छीने की जैसी मिठाइयाँ हैं, पेड़े हैं, कलाकंद है, मावा है, तो मिल्क और मिल्क से बनने वाली जो मिठाइयाँ हैं वो इसके अंदर बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए। और इसी स्लाइड फिगर में आप देख रहे हो, इसके अंदर बच्चे का ब्रेन है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, आंखों में कैटरेक्ट है वो डेवलप हो जाता है, जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है, लीवर है वो बड़ा हो जाता है, किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज।
और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में भी कई सब टाइप्स है इसमें। इसमें फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट इज वॉन गिर्क डिजीज। वॉन गिर्क डिजीज के लिए जो मेनली एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब आपने जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी, क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी, तो शरीर के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और लास्ट का 10th स्टेप ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं। बाकी के जो स्टेप है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, उसमें सेम एंजाइम दोनों डायरेक्शंस में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन पहली रिएक्शन, तीसरी नंबर की रिएक्शन और 10वें नंबर की रिएक्शन ये यूनी डायरेक्शनल होती है। अब ग्लूकोज की जो पहली जो स्टेप है उसमें आपने देखा होगा ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और उसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है ग्लूकोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वापस ग्लूकोज में यदि कन्वर्ट करना हो तो उस केस में ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है वो हेल्पफुल नहीं होता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए अपने को एंजाइम चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। और ये जो एंजाइम होता है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बाई चांस से व्यक्ति जैसे भूखा है, उसने कई देर तक खाना नहीं खाया है, उस केस में उसके लीवर और मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में जो रूपांतरण है ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। तो अल्टीमेटली ये जो एंजाइम है ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए उत्तरदायी होता है। अब ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा उस केस में क्या होगा, ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड अप टू 18.5% और हाइपोग्लाइसेमिया की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आवश्यकता से कम हो जाता है, और इस केस में अवॉइड यूज ऑफ ग्लाइकोजन, और ऐसे बच्चों को फिर ग्लाइकोजन रिच डाइट है उसे अवॉइड करना चाहिए। और ये इस फिगर में आप देख रहे हो ये वॉन गिर्क डिजीज से ग्रस्त ये बच्चा है, इसकी टांगे हैं वो पतली है, लीवर इसका लार्ज हो जाता है, टांगों के अंदर बेंडिंग हो जाती है, मेंटली ये रिटार्डेड हो जाता है। सेकेंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है पॉम्प्स डिजीज। इस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, और ये जो एंजाइम होता है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड इन लाइसोसोम। अब ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो लाइसोसोम में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय, लाइसोसोम नष्ट हो जाता है, और लाइसोसोम जब नष्ट होता है तो लाइसोसोम के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो उस सेल के कंपोनेंट को भी डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी एक तरह से ऑटोलाइसिस की परिघटना हो जाती है, एक तरह से सेल की सुसाइड हो जाती है। और सेल जब डिस्ट्रॉय होती है तो शरीर के कोशिकाएं धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होना प्रारंभ हो जाती है, और इसके प्रिवेंशन के लिए भी एक्सेस यूज ऑफ ग्लाइकोजन इसको नहीं अपनाना चाहिए। तीसरी सब टाइप है इसमें फॉर्म डिजीज। इसके लिए उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। अब ये जो एंजाइम है ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रांच लिंकेज, क्योंकि ग्लाइकोजन है वो एक तरह का ब्रांच मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोजन की जो लीनियर चेन होती है उसके अंदर तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, क्योंकि पहले कार्बन का पहला कार्बन, पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जहां पर शाखाएं निकलती है, ब्रांचिंग निकलती है, उस ब्रांचिंग पॉइंट पर जो बॉन्ड होता है ये अमाइलो 1,6 टाइप का होता है, वहां पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। तो ये जो एंजाइम है ये 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को ब्रेकेज करता है, इसलिए इसको डी ब्रांचिंग एंजाइम भी बोल सकते हैं। इसका परिणाम क्या होगा, फॉस्फोरिलेज एक्शन इनहिबिटेड, फॉस्फोरिलेशन की जो गतिविधि है वो अवमंदित हो जाती है। ग्लाइकोजन विथ शॉर्टर ब्रांच एंड एबनॉर्मल,
और शरीर में जो ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है उसकी जो शाखाएं हैं वो छोटी हो जाती है, ग्लाइकोजन असामान्य प्रकार का हो जाता है और लीवर की जो साइज है वो बढ़ जाती है। और ऐसे बच्चों में देखा है कि लिमिट यूज ऑफ डेक्स्ट्रिन, ऐसे बच्चों को डेक्स्ट्रिन जो शुगर है इसका बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट सब टाइप है इसमें एंडरसन डिजीज। इस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है एमाइलो 1416 ट्रांसग्लाइकोसाइलेट। ये जो एंजाइम होता है इट फॉर्म्स द ब्रांचेज इन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स। इस एंजाइम को ब्रांचिंग एंजाइम भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोजन में ये शाखाओं की फॉर्मेशन करता है। तो शरीर में जब भी ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, तो उसमें सबसे पहले लीनियर श्रृंखलाएं बनती है 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा, फिर लीनियर सेल से साइड चेन्स बनती है और उन साइड चेन में 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इन साइड ब्रांचेज की जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में ये एंजाइम है वो काम में आता है, इसलिए इसको ब्रांचिंग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोजन फॉर्म्ड विदाउट ब्रांचेज एंड इट लुक्स लाइक एमाइलोपेक्टिन। अब एंजाइम जब अनुपस्थित होगा तो शरीर में बनने वाले ग्लाइकोजन के अंदर पार्श्ववर्ती श्रृंखलाएं नहीं बनती है, लेटरल साइड चेन नहीं बनती है और ग्लाइकोजन की जो रचना है वो लीनियर मॉलिक्यूल्स की तरह हो जाती है, एमाइलोपेक्टिन के समान हो जाती है। इस परिणाम क्या होगा, इसके फलस्वरूप शरीर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है। तो शरीर में जहां पर इलास्टिसिटी होती है, जहां पर फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है वहां पर फाइब्रोसिस हो जाता है। जैसे वर्तमान में अभी कोरोना डिजीज में आपने देखा होगा कि मनुष्य के फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाता है, फेफड़े सख्त हो जाते हैं, फेफड़ों की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, गैसेस एक्सचेंज कम हो जाता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे बचने के लिए अवॉइड यूज ऑफ एक्सेस मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड के ज्यादा उपयोग से बचना चाहिए। एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय लीवर ट्रांसप्लांटेशन। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इसमें यकृत का प्रत्यारोपण पॉसिबल है, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन है वो पॉसिबल है और लीवर के ट्रांसप्लांटेशन से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इसके नेक्स्ट सब टाइप है मैकार्डल सिंड्रोम। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है मस्कुलर फॉस्फोरिलेज और इस एंजाइम्स के कारण मोर सिंथेसिस ऑफ मसल ग्लाइकोजन। अब अपने बॉडी के अंदर लीवर और मसल्स ये ऐसे ऑर्गन है जिसमें ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। लीवर में भी ग्लाइकोजेनेसिस होता है, मांसपेशियों के अंदर भी ग्लाइकोजेनेसिस होता है। तो ये जो एंजाइम है ये मसल्स में ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इसके मेन फीचर्स होंगे मसल्स क्रैम्पिंग, मांसपेशियों में क्रैम्पिंग हो जाती है, मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, सीवियर फटीग है, पेशियां थकी थकी महसूस करती है और पेशेंट जो होता है फीलिंग वीकनेस ड्यूरिंग जॉगिंग। और व्यक्ति यदि जॉगिंग भी कर रहा है तो जॉगिंग के दौरान भी ये थकावट है वो महसूस करता है, एक्सरसाइज के दौरान ये थकावट महसूस करता है। और इससे बचने के लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स एंड लाइफ मैनेजमेंट, तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हैं वो इसके अंदर अपनाने चाहिए, लाइफ मैनेजमेंट है वो इसके अंदर फॉलो करनी चाहिए ताकि उसकी लाइफ है वो सरवाइव होती रहे। नेक्स्ट सब टाइप है इसमें हर सिंड्रोम। इसके लिए उत्तरदायी एंजाइम है लीवर फॉस्फोरिलेज और इस एंजाइम के कारण लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, या यूं कह सकते हैं कि ये एंजाइम लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। लेकिन लीवर में आवश्यकता से ज्यादा ग्लाइकोजन के स्टोर होने के कारण ग्लाइकोजन का आकार बढ़ जाता है, एनलार्ज लीवर और हाइपोग्लाइसेमिया, और ब्लड में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट होंगे उसमें ग्लाइकोजन इज नॉट यूटिलाइज्ड, क्योंकि ग्लाइकोजन है वो तो स्टोर्ड हो गया, इस ग्लाइकोजन का आवश्यकता पड़ने पर संग्रह नहीं हो पाता है। ग्लाइकोजन बन तो जाएगा लेकिन ग्लाइकोजन टूटेगा नहीं, यानी ग्लाइकोजेनेसिस तो हो जाएगा लेकिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं होगा।
परिणाम स्वरूप क्या होगा, कीटोसिस की परिघटना देखने को मिलती है, शरीर में कीटोन बॉडीज बन जाती है और ऐसे बच्चों को ज्यादा देर तक भूखा रहना नहीं चाहिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ ईटिंग, तो बहुत जो इंटरवल होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड होता है ईटिंग का, उससे इसमें बचना चाहिए। नेक्स्ट डिसऑर्डर है इसमें पेंटोसूरिया। पेंटोसूरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है एल जाइलुलोज डिहाइड्रोसिनेज। ये जो एंजाइम होता है ये ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक अम्ल का ये ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है और इसके ऑक्सीडेशन के कारण क्या होगा, कांस्टेंट एक्सक्रीशन ऑफ एल जाइलुलोज इन यूरिन, और पेशाब के साथ एल जाइलुलोज है वो नियमित रूप से उत्सर्जित होता रहता है, लेकिन जनरली दे डोंट शो एनी सिम्टम्स। लेकिन इस बीमारी में सामान्यतः कोई लक्षण है वो प्रकट नहीं होते हैं। इट्स ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज एंड बी केयरफुल फ्रॉम म्यूटेशंस। तो ये जो डिजीज है ये कई गुणसूत्रों पे इस एंजाइम को बनाने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और ऐसे व्यक्ति को म्यूटाजेनिक एजेंट से बचना चाहिए। ये म्यूटाजेनिक एजेंट फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं और कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया। इसके लिए उत्तरदायी एंजाइम है फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट एल्डोलेज। फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट एल्डोलेज ये एंजाइम क्या करेगा, इट ब्लॉक द इंपॉर्टेंट पाथवेज ऑफ फ्रुक्टोज यूटिलाइजेशन। तो शरीर के अंदर फ्रुक्टोज के उपभोग के जो उपापचय पथ होते हैं, इंपॉर्टेंट पाथवे जो होते हैं, उसको ये ब्लॉक कर देता है। इनएबिलिटी ऑफ यूज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। परिणाम क्या होगा, एक्सक्रीट फ्रुक्टोज इन यूरिन, और फ्रुक्टोज जो होता है वो यूरिन के साथ उत्सर्जित होने लग जाता है और इसके जो नॉर्मल लक्षण है उसके अंदर वॉमिटिंग, जैसे ऐसे बच्चों में वॉमिटिंग की परिघटना देखने को मिलती है। इनके शरीर में पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है और कई बार हेमरेज का जो फिनोमेनन है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके प्रिवेंशन के लिए रिमूवल ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज फ्रॉम डाइट, तो डाइट से फ्रक्टोज और ग्लूकोज इसको कंजप्शंस को जहां तक हो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज इज म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। इसके लिए उत्तरदायी एंजाइम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये एंजाइम क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इन टिश्यूज। तो शरीर में जो ऊतक है उसके अंदर एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड के निक्षेपण को यह संपादित करता है। मेंटल रिटार्डेशन, इस डिजीज के अंदर बच्चे मानसिक रूप से मंद रहते हैं। क्लाउडी कॉर्निया, डिफेक्ट इन स्केलेटल सिस्टम, शरीर में जो कंकाल है, हड्डियां हैं, वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाती है। लिवर एनलार्ज हो जाता है, एनलार्ज लिवर। हार्ट डेवलपमेंट डिले, शरीर के अंदर हार्ट का जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, वो थोड़ा विलंबित हो जाता है। एंड इट सीक्रेट अलोंग विथ यूरिन, और यूरिन के साथ इसका निष्कासन हो जाता है। प्रिवेंशन के लिए अवॉइड द यूज ऑफ मोल म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और इससे बचने के लिए म्यूकोपॉलीसैकेराइड का जहां तक हो कंजप्शन है वो रोकना चाहिए। तो ये कुछ मेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट उपाप से संबंधित हैं। इसके अलावा और भी डिजीज है, कम से कम 50 तरह की बीमारियां हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। लेकिन एग्जाम में चूंकि ये शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाते हैं, तो विद्यार्थियों को एग्जाम ओरिएंटेशन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये व्याख्यान मैंने तैयार किया है। एंड अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से और मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। और विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है
इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आई एम हाईली thankful to you. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.